नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक विश्व इतिहास में पुनर्जागरण नामक टॉपिक में भौगोलिक अनुसंधान के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पुनर्जागरण का अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं, कारण, मानववाद का विकास, फिर पुनर्जागरण का प्रभाव, जिसमें विज्ञान के क्षेत्र में प्रभाव, कला के क्षेत्र में प्रभाव, साहित्य के क्षेत्र में प्रभाव के विषय में पढ़ा। आज हम भौगोलिक अनुसंधान के विषय में अध्ययन करेंगे। भौगोलिक खोजों का आधुनिक इतिहास में एक विशेष स्थान है। इसके पूर्व यूरोप वासियों को अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तरी भाग तथा एशिया के कुछ देशों की ही जानकारी थी। शेष दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप का एशिया से भी संपर्क लगभग समाप्त हो गया। इस्लाम के उदय एवं प्रसार के बाद अरबों की मध्यस्थता से यह संपर्क पुनः कायम हो पाया। इस व्यापारिक संपर्क पर भी इटली के एकाध नगरों ने एकाधिकार कायम रखा था। इस प्रकार मध्य युग में यात्रा और व्यापार बहुत ही छोटे पैमाने पर ही होता था। इसके लिए कई कारण उत्तरदायी थे। अभी लोगों को दुनिया के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। दीर्घकालीन तथा संकटपूर्ण यात्रा करने के लिए बहुत से साहसी नाविक भी तैयार नहीं थे। लोगों का अनुमान था कि पृथ्वी चपटी है, अतः यदि समुद्र से अधिक दूर चले गए तो उनके जहाज समुद्र में ही विलीन हो जाएंगे। लोगों का यह भी मानना था कि उष्णकटिबंधीय समुद्रों का पानी उबलता रहता है। कुछ अंधविश्वासी लोगों का मानना था कि समुद्र में लंबी दूरी तक जाते ही समुद्री दानव जहाज़ों को निगल जाते हैं। वास्तव में उस युग में समुद्री यात्रा करने में अनेक कठिनाई थी। अभी समुद्री विद्या का पूर्ण विकास नहीं हुआ था। जहाज छोटे और कम आरामदायक होते थे। अपनी गति और सुरक्षा के लिए वे हवा के रुख पर निर्भर रहते थे। अभी यूरोपवासियों को कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान भी नहीं हुआ था, अतः समुद्र से भटक जाने का भय बना रहता था। समुद्री लुटेरों का आतंक भी था। वे प्राय जहाज़ों को लूटकर यात्रियों को मौत के घाट उतार देते थे। इसके अलावा लोगों के पास पूंजी का अभाव था और सरकार की ओर से सहायता भी नहीं मिलती थी। अभी राष्ट्रीयता की भावना का व्यापक प्रचार नहीं हुआ था, अतः लोगों में त्याग और साहसिकता का अभाव था। प्रतिस्पर्धी की भावना भी उगड़ नहीं हो पाई थी। उन दिनों में कुस्तुनतुनिया के द्वार से यूरोप तथा एशिया के बीच व्यापार होता था। एशिया की वस्तुएं कुस्तुनतुनिया होकर यूरोप में भेजी जाती थी, परंतु जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो ये मार्ग भी कष्टप्रद हो गया। संयोगवश इस समय तक अरबों के माध्यम से यूरोपवासी कुतुबनुमा की पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर चुके थे। पुनर्जागरण काल में यूरोपवासियों को मानसिक बंधनों से भी मुक्ति मिल चुकी थी और अब उनका ध्यान शेष दुनिया की तरफ विशेष रूप से आकृष्ट हुआ। उनके मन में पूर्वी देशों की ओर जाने वाले जल मार्ग को खोजने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई, ताकि व्यापार के माध्यम से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। परिणाम स्वरूप 15वीं से 16वीं शताब्दियों में सामुद्रिक यात्राओं तथा भौगोलिक अन्वेषणों को विशेष प्रोत्साहन मिला। भौगोलिक अन्वेषणों के कारण नंबर 1 है ईसाई धर्म प्रचारकों का प्रयास। ईसाई धर्म प्रचार का एशियाई देशों में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उत्सुक थे, परंतु समस्या एक सुरक्षित स्थल मार्ग की थी। 13वीं सदी में मंगोल साम्राज्य, जिसकी सीमाएं यूरोप तक जा पहुंची थी, की स्थापना से यूरोप वासियों का एशिया से संपर्क करने का एक सुरक्षित मार्ग मिल गया। परिणामस्वरूप यूरोप से कई धर्म प्रचारक तथा व्यापारी पूर्वी देशों में जाने लगे। धर्म प्रचारकों में जॉन ऑफ प्लोनो कार्पिन मंगोल दरबार में पहुंचने वाला पहला प्रचारक था। उसने सम्राट तथा कुछ अन्य प्रतिष्ठित लोगों से बातचीत की तथा उन्हें ईसाई धर्म की अच्छाइयों से परिचित करवाया, परंतु उसे अपने मिशन में कामयाबी नहीं मिली। उसके कुछ वर्षों बाद एक अन्य ईसाई प्रचारक विलियम ऑफ बुकविस मंगोलिया पहुंचा। उसने भी मंगोल सम्राट से मुलाकात की। विलियम भी अपने मिशन में नाकामयाब रहा, परंतु उपयुक्त दोनों प्रचारकों ने वापस आकर अपने जो यात्रा वृत्तांत लिखे इन्हें पढ़कर यूरोप वासियों को सुदूर पूर्व की समृद्धि तथा संस्कृति की जानकारी मिली और उनमें
इन देशों में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की भावना विकसित हुई। नंबर 2 है मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत। 13वीं सदी के अंत में चीन में मंगोल सम्राट कुबलई खां का शासन था। उसके दरबार में अनेक देशों के विद्वान, व्यापारी तथा कलाकारों का जमघट लगा रहता था और विभिन्न विषयों पर चर्चाएं भी चलती रहती थी। उधर इटली के बहुत से व्यापारी चीन के साथ व्यापार करने के इच्छुक थे। वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए वेनिस निवासी निकोलो पोलो, मेपिया पोलो और निकोलो के पुत्र मार्को पोलो को चीन भेजा गया। इनमें मार्को पोलो का नाम विशेष उल्लेखनीय है। सम्राट कुबलई खान ने उसकी शिष्टता एवं विद्वता से प्रभावित होकर उसे अपने दरबार में उचित सम्मान दिया। मार्को पोलो कई वर्ष तक चीनी दरबार में रहा। वेनिस लौटने पर उसने अपने यात्रा वृत्तांत मार्को पोलो की यात्राएं शीर्षक से प्रकाशित करवाया, जिसमें पूरी देशों के महान वैभव का विस्तृत वर्णन किया है। उसके इस ग्रंथ में न केवल पूरी देशों में मिलने वाले कपास, चीनी, मसालों, सोना और रत्नों का ही उल्लेख था, अपितु चीन से के प्रसिद्ध नगरों, ब्रह्मा एवं श्याम के मंदिरों और चीन के दक्षिण पूर्व में स्थित अनेक द्वीपों का भी उल्लेख था। मार्को पोलो ने यह मत भी प्रतिपादित किया कि पृथ्वी चपटी नहीं है अपितु गोल आकार की है और जल मार्ग के द्वारा यूरोप से पूर्वी देशों तक पहुंचा जा सकता है। उसके यात्रा वृत्तांत में एक तरफ तो यूरोप वासियों की कूप मंडूकता का अंत किया और उन्हें नवीन भौगोलिक जानकारी प्रदान की और दूसरी तरफ पूर्वी देशों के वैभव विलास का वर्णन करके यूरोपीय व्यापारियों में पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संपर्क स्थापित कर भारी मुनाफा कमाने की लालसा को जागृत किया। नंबर 3 है आर्थिक कारण। रोमन साम्राज्य के उत्कर्ष के दिनों में यूरोप तथा पश्चिमी एशिया में व्यापार होता था, परंतु रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यह व्यापारिक संपर्क लगभग टूट गया। 12वीं-13वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में स्थिर सरकारें स्थापित हो चुकी थी और कुलीन वर्ग में मूल्यवान एवं भोग विलास की वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। इस स्थिति का लाभ उठाकर इटली के कुछ नगरों, विशेषकर वेनिस ने अरब व्यापारियों की मध्यस्थता से पुनः पश्चिमी एशिया से संपर्क स्थापित किया। 14वीं एवं 15वीं सदियों में यूरोप एवं पूर्व के मध्य वेनिस ने अपना महान व्यापारिक साम्राज्य स्थापित कर लिया था। भारत में मसाले, चीन रेशम, भारत से रत्न जवाहरात और बढ़िया किस्म का सूती सामान, फारस की खाड़ी से मोती, अफ्रीका के पूर्वी तट से हाथीदांत और मणिपन्ना, दमिश्क तथा अन्य मुस्लिम नगरों से लोहे का सामान एक साथ पूर्वी भूमध्य सागर के बंदरगाहों पर लाकर उतारे जाते थे। इन वस्तुओं के बदले में स्वर्ण मुद्राओं के अलावा पशु चर्म तथा उससे निर्मित वस्तुएं, महीन रोवे, ऊनी वस्त्र, पीतल तथा यूरोपीय देशों से लाई गई अन्य वस्तुएं देकर वेनिस के व्यापारी भारी मुनाफा कमाते थे। धर्म युद्धों के बाद मुसलमानों ने अपने साम्राज्य विस्तार की तरफ अधिक ध्यान देना शुरू किया। जो जो इस्लामी साम्राज्य का विस्तार होता गया, यूरोप और पश्चिमी एशिया के मध्य के व्यापारिक मार्ग सुरक्षित होकर बंद होते गए। यूरोपीय बाजारों में एशियाई वस्तुओं की आवक में भारी कमी आने लगी। 15वीं सदी के प्रारंभ में ओटोमन तुर्क ने अपना विजय अभियान शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें संपूर्ण पूर्वी भूमध्य सागर का नियंत्रण प्राप्त हो गया और वे वीना के प्रवेश द्वारों के समीप तक जा पहुंचे। जब मिस्र और सीरिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो उन्होंने व्यापारिक मार्गों पर इतना अधिक पारगमन शुल्क वसूल करना शुरू किया कि यूरोपियनों के लिए पूर्वी उत्पादकों को मंगाना अत्यधिक कष्टदायक हो गया। परिणाम ये निकला कि यूरोपीय बाजारों में पूर्वी उत्पादकों की भारी कमी होती गई, जबकि इनकी मांग बहुत अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि लोग इनके अभ्यस्त हो चुके थे। जो थोड़ा बहुत व्यापार होता था उस पर इटली के नगरों का एकाधिकार था और स्थिर मार्गों पर तुर्कों ने अधिकार जमा रखा था। अतः यूरोप के पश्चिमी देश ऐसे जल मार्ग की खोज के लिए प्रयत्नशील हुए जिसके द्वारा वे मुसलमानों तथा इटली के नगर राज्यों पर निर्भर हुए बिना पूर्वी देशों से सीधा व्यापारिक संपर्क कायम कर सके। शासकों की रुचि।
इस समय तक पश्चिमी यूरोप के कई देशों में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। इन नवोदित राष्ट्रीय राज्यों के शासकों को अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए सैन्य शक्ति को सबल बनाना आवश्यक था, जिसके लिए धन की आवश्यकता थी। प्रशासनिक एवं सार्वजनिक कार्यों के लिए भी धन चाहिए था। परंपरागत आय के स्रोतों से इसे जुटाना संभव नहीं था। ऐसा केवल व्यापार के द्वारा ही संभव था। अतः शासकों ने भी भौगोलिक खोजों के लिए साहसी नाविकों को प्रोत्साहित किया और पूर्वी देशों की ओर जाने वाले जल मार्ग की खोज निकालने की प्रेरणा दी। नंबर 5 है उन्नत जहाज एवं भौगोलिक ज्ञान। धर्म युद्धों से भौगोलिक अध्ययन तथा देश देशांतर की यात्रा के लिए यूरोप वासियों को जो प्रोत्साहन मिला वह उनके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। पुनर्जागरण काल में उन्हें ये जानकारी भी मिल गई कि पृथ्वी गोल और पश्चिम दिशा में से समुद्री यात्रा के द्वारा पूर्वी देशों की तरफ जाया जा सकता है। अतः उन्नत किस्म के बड़े बड़े जहाज़ों के निर्माण की तरफ ध्यान दिया गया और शीघ्र ही अधिक पालों और पतवारों वाले जहाज बनने लगे। इतिहासकार डेविस का मत है कि 13वीं सदी के अंत तक यूरोप वासियों ने कुतुबनुमा का प्रयोग करना भी सीख लिया था। इस दिशा सूचक यंत्र के कारण अब विशाल महानगरों में राह भटकने का भय समाप्त हो गया। इसके अलावा दूसरे उपकरणों में भी सुधार किया गया, जिनमें एस्ट्रोलेब वे उपकरण जिससे अक्षांश जाना जाता था मुख्य था। अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं का प्रयोग कर अब अच्छे मानचित्रों का भी निर्माण होने लगा। इन सभी ने मिलकर भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित किया। अन्य कारण 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से कुस्तुनतुनिया तथा एशिया माइनर का व्यापारिक मार्ग आरक्षित हो गया। अब यूरोपवासियों के लिए लाल सागर बंद हो गया, अतः नवीन मार्ग खोजने की आवश्यकता हुई। यूरोप की जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही थी। इस बढ़ती हुई आबादी को बसाने के लिए नए नए स्थानों की खोज कर वहाँ उपनिवेश बसाने की भावना भी विकसित होने लगी थी। 15वीं सदी की परिस्थितियां भी अनुसंधान कार्य के अनुकूल थी। भौगोलिक ज्ञान में अभिवृद्धि हो चुकी थी। महत्वाकांक्षी शासक तथा धन संपन्न मध्यम श्रेणी के लोग सामुद्रिक यात्राओं के लिए सभी संभव सुविधाओं को प्रदान करने के लिए उत्सुक थे। पुनर्जागरण तथा राष्ट्रीय भावना के विकास के कारण नवयुवकों तथा साहसिकों में आत्मविश्वास एवं नवोत्सव की धारा संवेग प्रवाहित होने लगी थी। पुर्तगालियों की खोजें। पुनर्जागरण के प्रभाव से यूरोप ने जिस भौगोलिक अनुसंधान का कार्य किया उसमें यूरोप का छोटा सा देश पुर्तगाल सबसे आगे रहा। इसका मुख्य कारण अंध महासागर में उसकी भौगोलिक स्थिति थी। वहाँ के शासक के भाई राजकुमार हेनरी ने प्रारंभिक खोज यात्राओं को प्रोत्साहित किया। उसने समुद्री यात्रा तथा समुद्री नाविकों के लिए एक विद्यालय कायम किया और प्रशिक्षित नाविकों को अटलांटिक महासागर में अजोर्स तथा मडोरा द्वीपों की और अफ्रीका के पश्चिमी समुद्री तट को खोज करने को भेजा। उन्होंने अफ्रीका का गायना तट खोज निकाला। इसके बाद बार्थोलोम्यू डियाज ने केप कॉलोनी उत्तमासा अंतरीप तक का चक्कर लगाकर भारत पहुंचने का मार्ग खोजने का अथक प्रयास किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। भौगोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करने का श्रेय वास्को डिगामा को है। 1497 ईस्वी में वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली नाविक अपने साथियों सहित पूर्वी द्वीप समूह की खोज में निकल पड़ा। केप कॉलोनी पहुंचने के बाद वह जंजीबर की तरफ मुड़ गया। संयोगवश यहाँ उसे एक अरब नाविक की सहायता मिल गई, जो उसे 1498 ईस्वी में सीधा भारत में विख्यात बंदरगाह कालीकट तक ले आया। अपने अभियान के खर्च से 8 से 60 गुनी अधिक कीमत का माल लादे हुए एक वीर विजेता की भांति वास्को डिगामा घर उसने पूर्वी दुनिया के लाभप्रद 1497 ईस्वी में वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली अपने साथियों सहित पूरी द्वीप समूह की खोज में निकल पड़ा। केप कॉलोनी पहुंचने के बाद वह जंजीबर की तरफ मुड़ गया। संयोगवश यहाँ उसे एक अरब नाविक की सहायता मिल गई, जो उसे 1498 ईस्वी में सीधा भारत के विख्यात बंदरगाह कालीकट की तक
कालीकट तक ले आया। अपने अभियान के खर्च से 60 गुनी अधिक कीमत का माल लादे एक वीर विजेता की भांति वास्को डी गामा घर लौटा। उसने पूरी दुनिया के लाभप्रद व्यापार का एक नया जलमार्ग खोज निकाला था। अगले वर्षों में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और भारत भूमि पर पुर्तगाली केंद्र स्थापित करने में सफल रहा। उसकी खोज इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना बन गई। अब सुदूर पूर्व तक यूरोप का प्रसार संभव हो गया। बाद में 1500 ईस्वी में बहरहाल दक्षिण अमेरिका के ब्राजील तट पर जा पहुंचा। स्पेनियों की खोजें। पूर्वी देशों के लिए समुद्री मार्ग खोजने में स्पेन के लोगों ने भी काफ़ी रुचि ली थी और अनजाने में ही वे अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज के भागीदार बन गए। स्पेनियों को भौगोलिक अनुसंधान में यश दिलाने का श्रेय क्रिस्टोफर कोलंबस को है। कोलंबस जिनोवा का नागरिक था, परंतु बाद में पुर्तगाल चला आया और यहाँ उसने सरकारी नौकरी कर ली। मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत तथा भूगोल वेता टोस्केनेली के लेखों ने उसे भारत का जलमार्ग खोजने की प्रेरणा दी। उसका विचार था कि एशिया का पूर्वी तट अंध महासागर के उस पार है और भारत पहुंचने के लिए पश्चिम की ओर समुद्र के आर पार यात्रा करनी चाहिए। उस समय उसे क्या मालूम था कि इस मार्ग से वह एक नई दुनिया में पहुंच जाएगा। न ही उसे यह मालूम था कि इस रास्ते में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। उसके पास दूर की यात्रा के योग्य साधनों का अभाव था। बड़ी मुश्किल के बाद वह स्पेन की रानी आयशा बोला को मना पाया और रानी ने उसकी आवश्यकताओं के लायक उसे आर्थिक सहयोग देकर नया मार्ग खोजने की प्रेरणा दी। 3 अगस्त 1492 ईस्वी के दिन कोलंबस ने कैडीज के निकट पेलोस बंदरगाह से 3 छोटे जहाजों मोरिया, पिंटा और नीना के साथ अपनी मान यात्रा के लिए प्रस्थान किया। कैनरी द्वीप पहुंचने के बाद वे पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते ही चला गया। 5 सप्ताह तक धरती के दर्शन नहीं हुए। कोलंबस के लिए जीवन और मृत्यु का समय उपस्थित हो गया, क्योंकि धर्मभीरू मल्लाह विद्रोह पर उतारू हो गए थे। 6 अक्टूबर को दूर क्षितिज पर पक्षी उड़ते दिखाई दिए और 5 दिन बाद कोलंबस ने अमेरिका की भूमि पर पहला पांव बेहामा द्वीप समूह पर रखा। इसके बाद कुछ दिन उसने क्यूबा, हैटी आदि स्थानों की खोज में बिताए। कोलंबस अपनी इस खोज की महानता को भी नहीं जान पाया, क्योंकि उसने सोचा कि वह एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित भारत इंडीज द्वीप समूह पहुंच गया, इसलिए उसने वहां के मूल निवासियों को इंडियन कहा। स्पेन लौटने पर उसका शानदार स्वागत किया गया। 1493 में कोलंबस का दूसरी बार 17 जहाजों के साथ अमेरिका भेजा गया, परंतु वह स्पेन के राजकोष को न भर सका और न ही गर्म मसाले, रेशम और विलासिता की सामग्री पहुंचा पाया। दुख और क्षोभ में 1506 में इस महान नाविक की मृत्यु हो गई। उसकी खोज का महत्व उसकी मृत्यु के बाद स्पष्ट हो पाया और तभी लोगों को अब तक अज्ञात आदि दुनिया की जानकारी मिल पाई। उसकी खोज के कारण उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की विशाल नई दुनिया के अन्वेषण और उपनिवेशीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। कोलंबस की साहसिक यात्रा से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिली और वे नई दुनिया के अन्वेषण में लग गए। अमेरिगो वेस्पुची नामक इटालियन ने कोलंबस के काम को आगे बढ़ाया और उसने ये सिद्ध किया कि नई दुनिया एशिया का भाग न होकर अलग दुनिया है। इस पर विद्वानों ने इस नई दुनिया का नाम अमेरिगो के सम्मान में अमेरिका रखा गया। वास्को नूनेज डी बालबोआ नामक साहसिक व्यक्ति सोने की खोज में नई दुनिया के जंगलों और पहाड़ों की छानता हुआ पनामा के आसपास घूमता रहा और दक्षिण सागर का पता लगाया। परंतु कोलंबस के बाद रोमांचक यात्रा करने वाला व्यक्ति कार्डिनांड मैगेलन था। उसकी उपलब्धियों का उल्लेख किए बिना भौगोलिक अनुसंधान का विवरण अधूरा रह जाता है। वह एक पुर्तगाली था, परंतु स्पेन के राजा ने मसालों के द्वीपों का जलमार्ग खोज निकालने के लिए उसे
अपने यहाँ नौकर रख लिया था। 1519 ईस्वी में मैगेलन 5 जहाज़ों और 300 लोगों के साथ स्पेन से रवाना हुआ। स्पेन से वे दक्षिण पश्चिम और दक्षिण अमेरिका की दक्षिण नौक को पार कर प्रशांत महासागर में घुसा। उसकी खाद्य सामग्री समाप्त हो गई। लकड़ी के ढोलों में सुरक्षित पानी में कीड़े कुलबुलाने लगे। उन लोगों को लकड़ी के बुरादे, समुद्री चूहे तथा पाल के चमड़े के टुकड़े चबा चबा कर गुजारा करना पड़ा। उनमें से काफी लोग मर गए। किसी तरह मैगेलन फिलिपाइन द्वीप पहुंच गया, परंतु वहां के आदिवासियों के साथ उसका झगड़ा हो गया, जिसमें मैगेलन सहित बहुत से लोग मारे गए। केवल एक जहाज किसी तरह से बच गया, जो अफ्रीका का चक्कर लगाकर स्पेन वापस पहुंचा। उस जहाज पर केवल 18 अधमरे नाविक शेष रह गए थे, परंतु इस यात्रा का अपना विशेष महत्व है। यह मानव इतिहास में जल मार्ग द्वारा की गई पृथ्वी की परिक्रमा का पहला प्रयास था। इसे पृथ्वी का आकार और रूप निश्चित रूप से सिद्ध हो गया, और यह भी सिद्ध हो गया कि अमेरिका केवल द्वीप मात्र नहीं है और न ही एशिया का भाग है, अपितु अपने आप में एक महाद्वीप है। बाद के अन्वेषकों में पोथे दा लेआन ने फ्लोरिडा की खोज की। हर्नांडो कोर्टेज ने मेक्सिको का पता लगाया। उसने मेक्सिको के आदिवासी अजेटकों को खदेड़कर मेक्सिको पर अधिकार कर लिया और स्वयं प्रशासन कर बन बैठा। इसके बाद उसने मध्य अमेरिका तथा कैलिफोर्निया की खोज की। पिजारो नामक अन्वेषक ने पेरू पर अधिकार जमा लिया। यहाँ इंका नामक मूल निवासियों का शासन था। सोटो नामक अन्वेषक ने मिसिसिपी नदी के क्षेत्र की खोज की। ऐसे ही लोगों के माध्यम से स्पेन ने नई दुनिया में अपना साम्राज्य की स्थापना की। अंग्रेजों की खोज। भौगोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में अंग्रेजों ने काफी देर से भाग लिया। प्रारंभ में अंग्रेज नाविक नई दुनिया से स्पेन आने वाले जहाज़ों को लूटकर धन अर्जित करने लगे। इन साहसिक नाविकों को उस समय के लोग समुद्री कुत्ते, सी डॉग्स नाम से पुकारने लगे। इनमें ड्रेक, हॉकिंस, रेले आदि प्रमुख थे, परंतु इन लोगों के उदय के बहुत ही पहले इंग्लैंड के शासक हेनरी सप्तम ने 1497 में जॉन केबट नामक एक इटालियन नाविक को चीन और भारत का मार्ग खोजने के लिए भेजा था। परंतु केबट पूरी उत्तरी अमेरिका के तट पर जा पहुंचा। उसने इस द्वीप को न्यू फाउंडलैंड नाम दिया, लेकिन इस समय केबट को यह जानकारी नहीं थी कि वे एक नए महाद्वीप पर पहुंच गया है। बाद में कुछ अन्य अंग्रेजी नाविकों ने उत्तरी पश्चिमी जलमार्ग खोजने का प्रयास किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। फ्रांसीसी खोजे। फ्रांसीसी भी एशिया के लिए पश्चिमी मार्ग खोजने में रुचि रखते थे। 1524 ईस्वी में फ्रांस के शासक ने बेरात्सोने नामक एक इटालियन नाविक को इस अभियान पर भेजा, परंतु वे भी नई दुनिया पहुंच गया और नॉर्थ कैरोलिना से लेकर न्यूयॉर्क तक के क्षेत्र की खोजबीन की। परंतु उसके बाद एक फ्रांसीसी जाक कार्तिया नई दुनिया पहुंचा। उसने सेंट लॉरेंस नदी के मार्ग से यात्रा की और एक व्यापारिक चौकी भी कायम की। यही चौकी धीरे धीरे विशाल नगर में परिवर्तित हो गई और आज मॉन्ट्रियल नगर के नाम से प्रसिद्ध है। बाद में सामुएल दे सैम्पेलन ने क्यूबेक पर फ्रांस का अधिकार जमाया। उत्तरी अमेरिका में फ्रांसीसी प्रभुत्व को बढ़ाने में मार्क्वेज, जोलिए, ला साले आदि साहसिक अन्वेषकों का विशेष योगदान रहा। परिणाम। भौगोलिक अनुसंधानों ने यूरोपवासियों के कार्यों और चरित्र में महान परिवर्तन ला दिया। नए देशों से आने वाली धन संपदा ने उन्हें लोभी तथा हिंसक बना दिया। शुरू में यह चंद व्यक्तियों के एकाधिकार में था। बाद में इस काम को सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया, जिससे यह काम राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया। इसके महत्वपूर्ण परिणाम निकले। एक तरफ तो व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ और दूसरी तरफ उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का प्रसार हुआ, जिसके कारण यूरोपियन देशों में आपसी झगड़ों का सूत्रपात हुआ। राजनीतिक और धार्मिक मतभेदों ने उनके बीच विरोध
को और बढ़ाया और अब बड़ी नौसेनाएं रखना आवश्यक हो गया। दूसरा परिणाम विज्ञान का विकास है। वैज्ञानिक प्रगति से भौगोलिक अनुसंधान का क्षेत्र भी बढ़ता चला गया। तीसरा, अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया में यूरोप वासियों ने वहाँ के मूल निवासियों पर बर्बर अत्याचार किए। वहाँ के मूल निवासियों को पकड़कर यूरोप के बाजारों में गुलामों के रूप में बेचा गया। इस प्रकार दास व्यापार को बढ़ावा मिला। यूरोप वासियों ने नव प्राप्त संदेश की मूल सभ्यता को नष्ट किया और वहाँ ईसाई धर्म तथा पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति का प्रचार किया। भारत एवं चीन जैसे सुसभ्य देशों में व्यापार की ओट में राजनीतिक दाव पेच खेले गए और अंत में यहाँ भी साम्राज्य का विस्तार किया गया। भौगोलिक अनुसंधानों ने यूरोप को संपूर्ण विश्व के भाग्य का विधाता बना दिया। पुनर्जागरण के परिणाम और महत्व। पुनर्जागरण के परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरगामी सिद्ध हुए। इसके कारण यूरोप के जीवन में आमूल परिवर्तन आ गया। मध्यकालीन मान्यताओं एवं अंधविश्वासों का अंत हुआ और आधुनिक युग का आरंभ हुआ। इसके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम इस प्रकार थे। विचार स्वातंत्र्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पुनर्जागरण ने लोगों को चिंतन की स्वतंत्रता प्रदान की, जिससे विचार स्वातंत्र्य का विकास हुआ। इसके पूर्व लोगों को धर्मशास्त्रों में जो कुछ सच्चा झूठा लिखा हुआ था अथवा धर्माधिकारी लोग जो कुछ बतलाते थे उसे सत्य मानना पड़ता था। उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक चिंतन एवं विचार करने की सुविधा अथवा छूट नहीं थी। इससे लोगों की बुद्धि कुंठित हो गई और प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो गया। पुनर्जागरण काल में तर्क का महत्व बढ़ा। जो वस्तु तर्क एवं विवेक की कसौटी पर खरी उतरे उसी में विश्वास करने की प्रवृत्ति बढ़ी। इसी से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, जिसमें निरीक्षण, अन्वेषण, जांच और परीक्षण पर जोर दिया गया। इससे लोग सत्य को पहचानने में समर्थ हुए। दूसरा है भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास। तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा मनुष्य प्रकृति के रहस्यों को समझने में सफल हुआ। प्रकृति में विद्यमान शक्ति का उपयोग मानव जीवन को सुखी एवं संपन्न बनाने के लिए किया जाने लगा। अब धर्म और देवताओं से ध्यान हट गया, मानव जीवन का महत्व बढ़ गया। पुनर्जागरण काल के विद्वान एवं वैज्ञानिक मानवतावादी थे। उनकी मनोवृत्ति विवेचनात्मक थी। अब इस मानव संसार को अधिक सुंदर बनाने का प्रयत्न किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप अधिक आकर्षक नगरों और सुविधाजनक तथा आरामदेह घरों का निर्माण किया जाने लगा। सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान बनने लगे। रहन सहन और खान पान का स्तर बढ़ा। स्त्रियों का जीवन भी अधिक सुखी और आकर्षक बन गया। उन्हें भी अब पढ़ने लिखने का अवसर मिला। इस प्रकार भौतिकवादी दृष्टिकोण के विकास ने आधुनिक युग की नींव रखी। राष्ट्रीयता का विकास। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति का जो सिलसिला शुरू हुआ, उससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। लोगों में अपने अपने राष्ट्र की प्रगति और शक्ति के विकास में रुचि बढ़ने लगी। देशज भाषाओं के विकास ने राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाने में और भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन भाषाओं के अभ्युदय में प्रांतीयता की भावना को प्रभावहीन बनाने में भी सक्रिय सहयोग दिया। व्यापार वाणिज्य के विकास तथा उपनिवेशों की स्थापना और साम्राज्यवादी विस्तार ने राष्ट्रीयता की भावना को और भी मजबूत बना दिया। अब प्रत्येक राष्ट्र के निवासी अपने राष्ट्र को अधिक समृद्ध और शक्ति संपन्न बनाने की दिशा में प्रयत्नशील हुए। नंबर 4 है धर्म सुधारों की पृष्ठभूमि का निर्माण। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप जो बौद्धिक विकास हुआ, उसका सर्वाधिक प्रभाव धार्मिक क्षेत्र पर पड़ा। धर्म युद्धों ने पोप की सत्ता और प्रभाव को पहले से ही प्रबल आघात पहुंचा दिया था। पुनर्जागरण काल की नई खोजों तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों ने प्राचीन धर्म ग्रंथों के बहुत से सिद्धांतों और परंपरागत धार्मिक विश्वासों को भी हिला दिया, जिससे लोगों को धार्मिक बंधनों से मुक्त होने का अवसर मिला। नवयुग की नवीन विचारधारा से प्रेरित लोगों ने धर्म के क्षेत्र में व्यापक स्वेच्छाचारिता एवं कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू कर दी। कागज और मुद्रण के कारण धर्म का गूढ़ ज्ञान, जो अब तक केवल कुछ व्यक्तियों के मस्तिष्क में ही समाया हुआ था, अब सर्वसाधारण की पहुंच में आ गया था।
बाइबिल एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों का लोक भाषाओं में अनुवाद किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक आडंबरों तथा मिथ्या विश्वासों से लोगों का विश्वास उठ गया और वे सुधारों की मांग करने लगे। इससे धर्म सुधार आंदोलन को बहुत बल मिला। वस्तुतः धर्म सुधार आंदोलन पुनर्जागरण की देन था। नंबर 5 है उन्नत पाठ्यक्रम। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यूनानी और लैटिन भाषाओं के अध्ययन को अब प्रमुख स्थान दिया जाने लगा। तब से लेकर आज तक सीजर, सिसरो, वर्जिल, होमर, शेक्सपियर, अरस्तु आदि विद्वानों की रचनाओं का गंभीर अध्ययन अध्यापन चला आ रहा। शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिरोध के स्थान पर आत्म उद्गार के आदर्श को स्वीकार किया गया। विज्ञान एवं गणित के अध्ययन अध्यापन के साथ सामाजिक विज्ञान के विषयों पर भी पर्याप्त जोर दिया जाने लगा। नंबर 6 अन्य परिणाम। पुनर्जागरण ने यूरोप के लोगों में प्राचीन संसार के प्रति जिज्ञासा की भावना उत्पन्न की। धार्मिक अंधविश्वासों के स्थान पर तर्क और बुद्धि को प्रोत्साहन दिया। इससे मानव जीवन पर अब धर्म का उतना प्रभाव नहीं रहा जितना कि मध्यकाल में था। पुनर्जागरण का एक परिणाम देशज भाषाओं में उनके साहित्य के विकास के रूप में सामने आया। पुनर्जागरण ने इतिहास के अध्ययन को भी प्रभावित किया। अब इतिहास का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाने लगा। कला कौशल की उन्नति में भी पुनर्जागरण का सहयोग रहा। औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि का निर्माण करने का श्रेय भी पुनर्जागरण को ही है। भौगोलिक अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप मानव की भौगोलिक जानकारी का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप जो अब तक अज्ञात थे, अब प्रकाश में आ गए और उन महाद्वीपों पर नई बस्तियां तथा उपनिवेश कायम किए गए। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग धंधों का विकास हुआ और बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुनर्जागरण एक उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने विज्ञान, व्यवसाय, धर्म और शासन में बड़े परिवर्तनों के लिए मार्ग तैयार किया। इस मार्ग पर चलकर ही मानव अपनी आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति का निर्माण करने में सफल हो पाया। इस दृष्टि से मानव सभ्यता के इतिहास में पुनर्जागरण का एक विशेष महत्व है। मानव सभ्यता के इतिहास में एक मोड़ बिंदु सिद्ध हुआ। इस प्रकार हमने पुनर्जागरण के परिणामों और भौगोलिक अनुसंधान के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।